राजस्थान के सीकर में कल हुए हत्याकांड में सभी 5 आरोपी पकड़े गए और इनमें सीकर के मनीष जाट व विक्रम गुर्जर हैं, जबकि बाकी 3 हरियाणा के भिवानी के हैं। इनके नाम सतीश कुमार, जतिन मेघवाल व नवीन मेघवाल हैं। सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं। उधर राजू टेहट के परिजन अब तक धरना दिए हुए हैं। शूटआउट के वक्त एक किसान भी मारा गया था, उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक नौकरी देने की बात कही गई। सीकर के कल्याण अस्पताल में सिक्योरिटी सख्त है, जहां पर आरोपी लाए जाएंगे। तो कल आपको बता दें, सीकर में ये गैंगवार हुआ था, जहां पर राजू टेहट को गोली मार दी गई थी। साथ ही एक शख्स जो अपनी बेटी को कोचिंग सेंटर में मिलने पहुंचा था, उसकी भी मौत हो गई थी। तो फिलहाल 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजू टेहट की हत्या कर दी गई और कहा जा रहा है कि आनंद पाल की हत्या का बदला लिया गया है। ऐसे भागते हुए आरोपी नजर आए थे। सीकर में बाजार जो है बंद है, विरोध प्रदर्शन जारी है। 5वां आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है और शूटरों को गोली लगी थी। अस्पताल में फिलहाल कड़ी सुरक्षा है, जहां पर लाया गया है। 12 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद में राजस्थान पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। जहां 3 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, 2 को राजस्थान से ही अरेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये अपनी कार छोड़कर नदी किनारे वाले एरिया में छुप रहे थे। फिलहाल सीकर के अंदर जो है बाजार बंद है। मुकेश भाकर जो कि कांग्रेस की एमएलए है, वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताराचंद, जिनकी इस मामले में डेथ हो गई, उनको 50 लाख मुआवजा मिले और साथ में उनकी किसी एक परिवार को सरकारी नौकरी। पुलिस हर पहलू से जो है जांचबीन कर रही है और इनका मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ सीकर से जय किशन शर्मा, आज तक। अपने सहयोगी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया गया है। राजू टेहट रूपनगढ़ पुलिस दातारामगढ़ जिला सीकर का निवासी और हाल सीएलसी के पास पिपराली रोड पे ये रहता था। और साथ साथ जब ये बदमाशान थे, भागते वक्त एक ऑल्टो गाड़ी में एक व्यक्ति खड़े थे बाहर अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी को चाबी छीनने के चक्कर में जब विरोध किया तो उस सिटीजन को भी, जो आम सिविलियन थे, इनके भी लगने से घायल हो गए ये, और इनको जब रेफर किया तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई। जिला सीकर की टीम, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राष्ट्रदीप के नेतृत्व में एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी टीमें बनाई। और इस तलाशी अभियान का नतीजा ये रहा कि इन पे लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में सफल नहीं हुए। और हमारे सहयोगी के साथ इस वक्त वहां के एडीजी हमें नजर आ रहे हैं। जयकिशन, पुलिस ने कुछ ही घंटों में सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया। आपके साथ एडीजी नजर आ रहे हैं। इससे पूछिए कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। शुभांकर, हमारे साथ में एडीजी क्राइम है रवि प्रकाश मैडा। 24 घंटे के भीतर जो है 5 आरोपियों को जो है पकड़ लिया गया है। ज्यादा जानकारी देने के साथ ऑपरेशन किस तरह से कैरिड आउट हुआ उसके बारे में देखिए, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण की जो टीमें थीं, तीनों जिले के जो एसपीज हैं उनके नेतृत्व में, आईजी रेंज जयपुर के नेतृत्व में रात भर बहुत सी टीमें बनी। उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाए, नाकाबंदी की। और उससे पहले एक्चुअली कल दिन में करीब 1 बजे इन लोगों ने भागते वक्त गाड़ी से फायर किया बबाई के पास, और उस फायर के नतीजे के बाद और तलाशी तेज की गई उस एरिया में। और रात को ये जो है 2 मुलजिम पकड़े गए और उनकी जानकारी से, उनके पूछताछ के कारण सुबह 2 अपराधी और 1 बाल अपचारी वो और पकड़े गए। और 5 जो कल इन्वॉल्व थे इस घटनाक्रम में, 5 पुलिस की गिरफ्त में। उनसे तफ्तीश होगी, इंट्रोगेशन होगा और पूरी कहानी आगे, इनका आगे क्या नेटवर्क था, पूरा उजागर किया गया। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट किया है गुदारा ने कि उन्होंने आनंद पाल की हत्या का बदला लिया है। आप अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि कौन इसके पीछे
किंग पिन है, कौन इस नेटवर्क को हेड कर रहा है, ये पूरी हर एंगल से हम तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे और जो भी एंगल हमें मिलेगा उस लीड को हम फॉलो करेंगे और इस कहानी को जानेंगे। ये थे हमारे साथ में एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहटा। शुभांकर, इनका कहना है कि देखिए 183 राउंड जो है वो मिले थे आरोपियों के पास से, और जिसमें से 52 राउंड जो है वो फायर किए गए थे और 123 जो है जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ में एक टर्की और चाइना मेड पिस्टल्स जो है वो भी मिले हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। 9mm के अंदर जो है कार्ट्रिजेस जो है वो यूज किए गए थे और फायरिंग जो है अंधाधुंध की गई थी। और एक बड़ा खुलासा जो कल हमने आज तक पे किया था ये था कि स्टूडेंट्स बन के इन्होंने एडमिशन लेने की कोशिश करी थी, एडमिशन फीस भी जो है चुका दी थी और उसके बाद में 6 नवंबर से वहाँ पे एक कर्मी संस्थान का जो हॉस्टल है वहाँ ये रह रहे थे। राजू ठेठ के दिन से लेकर रात तक हर चीज की जो है ये निगरानी रख रहे थे, कब वो बाहर निकलता है, कब वो जूस पीने आता है, कौन कौन लोग उससे मिलने आते हैं, पीजी पे रेंट पे कौन कौन रह रहे हैं। तो बहुत ही मेटिकुलसली ये जो है बहुत सूक्ष्म रूप से इसकी निगरानी करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुभांकर जी, आपने बताया कि तमाम जो बड़े हथियार थे वो इनके पास मिले थे, तो पुलिस प्रशासन क्योंकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये हथियार इनके पास पहुंचे कैसे और तफ्तीश अब आगे कैसे देखेंगे यहां पर हम, क्योंकि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर गैंगवार में जैसा हम देखते हैं कि रिएक्शन भी होते हैं और राजू ठेठ के परिजन जो हैं अभी भी धरने पर बैठे हैं, उसके गैंग की तरफ से कुछ पलटवार ना हो तो राजस्थान में सुरक्षा को लेकर कैसे कदम उठाए जाएंगे? देखिए शुभांकर, जो गैंग्स ऑफ शेखावाटी है फिर से एक्टिव हो चुकी है राजस्थान के अंदर। आनंदपाल हत्याकांड के बाद में जो है इसमें एक ब्रेक सा लगा था, लेकिन आनंदपाल के बाद में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो राजस्थान के अंदर सोपू के जरिए जो है वो धीरे धीरे अपना नेटवर्क यहाँ फैला रहा था। और ये कह सकते हैं हम कि राजू ठेठ के भी एक गैंग जो है, अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो काफी रिच बैकग्राउंड से आता है राजू ठेठ, और उसके गुर्गे जो है वो इसका जो है पुलिस को अंदेशा है, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो इसका बदला ले सकते हैं। फिलहाल राजू ठेठ और साथ में देखिए एक बड़ी कल एक बहुत ही इमोशनल दृश्य देखने को मिला था शुभांकर, जहां तारा चंद एक किसान था, उसकी भी हत्या हो गई और उसकी बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहता था, तो उसके परिवारजन डिमांड कर रहे हैं 50। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे और इस खबर पर लगातार आज तक की नजर जो है वो भी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं दिल्ली के दंगल की, क्योंकि वहां किसका मंगल होने वाला। सुबह से लेकर अब तक दिल्ली के दंगल में बहुत कुछ हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल सरकार वोटरों के नाम कटवा रही है जो विरोध के हैं। उधर सिसोदिया भी यही बातें कह रहे हैं। एमसीडी की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। सुबह से अब तक क्या कुछ हुआ इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप आसान शब्दों में समझ सकें दिल्ली के दंगल को। नेताओं की बयानबाजी और दावों के दौर को पार करते हुए दिल्ली का दंगल अब जनता के पाले में पहुंच गया है। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में मतदान जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो दिल्ली की जनता में उत्साह दिखा। लोग लाइनों में लग गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानो वोटर्स की रफ्तार कम हो गई। इन सबके बीच कुछ ऐसे वोटर्स भी दिखे जिनकी उम्र तो 80 के पार थी, लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का उत्साह जबरदस्त था। यही सोच के आया अपना सुख शांति के लिए, और क्या मतलब हमारे लिए तो भाई सुख शांति है। पानी की, बिजली की, सीवर की, सड़क की सगली प्रॉब्लम पूरी कर रखी है, समझे नहीं? तो हम तो देंगे ही देंगे वोट। मतदान वाले दिन एक बात बहुत कॉमन होती है, वो है वोटिंग से पहले नेता का पूजा पाठ। प्रत्याशियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को देखकर ऐसा लगता है मतदान वाले दिन इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई आस्थावान नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष
अनिल चौधरी सुबह सुबह वोट डालने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले पूजा करने के लिए मंदिर गए और फिर पोलिंग बूथ पर। अनिल चौधरी दिल्ली के दल्लूपुरा पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए थे, लेकिन जब पोलिंग बूथ के अंदर गए तो मतदान कर्मी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया, क्योंकि अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। अनिल चौधरी वोट नहीं डाल पाए। इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनका नाम डिलीट लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो उसका समाधान निकालेंगे। वोटर लिस्ट में नाम कटने का मामला सिर्फ अनिल चौधरी तक सीमित नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि यमुना विहार इलाके में करीब 500 लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तिवारी ने यह भी दावा किया कि जिनके वोट कटे हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। आप यहाँ देखो, लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग भले ही अभी जारी है, लेकिन बीजेपी और आप के समर्थक अभी से जश्न की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के ग्राउंड जीरो वाले नेताओं ने दावा कर दिया कि रिजल्ट तो शाम को ही तय हो जाएगा। चुनाव आयोग तो सिर्फ औपचारिक ऐलान करेगा। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का रुझान लग रहा है, बीजेपी के मुकेश जी को किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? कमल खिलना है, कमल खिलेगा, चाहे 7 तारीख को देख लेना, चाहे शाम को देख लेना। और जहाँ तक भैया ने बतला केमिकल, इनके पास में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है कि भाई जो है पराली फूंक दी थी यहाँ पर, जो है पराली खत्म कर दी थी केजरीवाल ने, और पंजाब में क्यों नहीं खत्म कर देते? यमुना की झांक पे क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा ये चुनाव एमसीडी का है। इनसे पूछिए कितने एमसीडी काम नहीं है सर, आप ही सवाल कीजिए ना। हम आपस में नहीं। मतदान से पहले भी और मतदान के दौरान भी नेताओं के दावे और वादों का दौर है कि खत्म नहीं होता। इन दावों और कयासों पर अंतिम लगाम 7 दिसंबर को लगेगी, जब चुनाव आयोग परिणाम जारी करेगा। आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने के गंभीर आरोप लगा दिए। मनोज तिवारी ने कहा कि ठीक तरीके से चुनाव हो, यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे नाम कटेंगे तो फिर हम दोबारा चुनाव की मांग करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर वोट मांगा और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी बात सुनिए ना, जिनके वोट काट दिए। कमीशन से आप इसकी शिकायत करें? हमने अभी विजय देव को फोन किया अभी, और मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन में जाएंगे। दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है,
वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? तो यहां पर चुनाव जो है वो दिल्ली का एमसीडी का इस बार दिलचस्प है, इसलिए आपको आरोप प्रत्यारोप में वो तीव्रता, वो तीखापन नजर आ रहा है। दिल्ली के दंगल की हम बात कर रहे हैं और दिल्ली के दंगल में जनता की तरफ से सुस्ती नजर आ रही है। दोपहर 2 बजे तक जो अपडेट हमारे पास आया उसके मुताबिक केवल 30% वोट जो है वो एमसीडी चुनावों में जनता की तरफ से डाले गए हैं, जो काफी कम है अगर आप बाकी चुनावों से तुलना करें। अब इसके पीछे वजह क्या है ये समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा। स्लो वोटिंग किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएगी ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये कि 2 बजे तक 30% वोट पड़े हैं एमसीडी चुनावों में, सुस्त मतदान और केवल 30% वोट पड़े हैं। कहीं कहीं कतारें जो हैं वो नजर आई हैं दोपहर के बाद, लेकिन ज्यादातर जगहों पर या तो मतदाता सूची से नाम कटने पर हंगामा रहा या फिर लोगों की भीड़ वहां पहुंची नहीं। दोपहर 2 बजे तक करीब 30% मतदान। तो कई जगहों पर मतदाता सूची पर नाम कटने में हंगामा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, और ज्यादातर जगहों पर यह शिकायत आई है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया, नाम वहां पर मौजूद नहीं था। एमसीडी चुनावों में सुस्त मतदान को लेकर ये तमाम शिकायतें। 2 बजे तक करीब 30% मतदान और तमाम दिग्गजों ने वोट डाला। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी तेज है। तमाम दिग्गज अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालिए, घर से निकलिए, लेकिन अब तक ठंड का मौसम है और इस वजह से लोग नहीं निकल रहे। दोपहर 2 बजे तक करीब 30% मतदान, और इस मतदान के बीच में दिल्ली में इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीते 15 सालों से बीजेपी यहां पर सरकार में है। बीजेपी की सरकार यहां पर बनी हुई है और एमसीडी में बीजेपी चाहती है कि लगातार बनी रहे। आम आदमी पार्टी अपने 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर बार बार जनता के बीच में जा रही है, कूड़े पर चुनाव आधारित कर रही है। कांग्रेस शीला दीक्षित के दौर की बात कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ बड़े नाम परवेश वर्मा आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, अजय माकन, अलका लांबा, इमरान हुसैन, कपिल मिश्रा, अनुराधा शर्मा। ये तमाम वो लोग जिन्होंने वोट डाले, और अनिल चौधरी जो वोट डालने गए लेकिन अपना वोट नहीं डाल पाए क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान, और दिल्ली के दंगल का ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी चुनावों को लेकर मतदान की रफ्तार काफी ज्यादा सुस्त हो गई है। इधर आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के 23 दिन बाद भी पुलिस इस केस में किसी मुकम्मल दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाई है। अब तक पुलिस ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मार रही है, और इससे साफ है कि उसका पाला सही मायने में एक बेहद शातिर मुजरिम से पड़ा है, जो जुर्म को अंजाम देने से पहले ही पुलिस के खिलाफ हर अचूक चाल चल चुका है। 18 मई 2022 था वो दिन जब दिल्ली के छतरपुर इलाके में इसी फ्लैट पर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। जब एक शातिर शख्स ने उस पर भरोसा जताने वाली लड़की का कत्ल करने के बाद ऐसी हैवानियत की कि सुनकर हर किसी का कलेजा कांप गया। इस हैवानियत के कुछ महीनों तक वो आजाद रहा और आखिर पिछले महीने की 12 तारीख को पुलिस के शिकंजे में आया। वो भी तब जब श्रद्धा के परिवार ने मुंबई के थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और आफताब पर शक जताया। इसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद आज 4 दिसंबर को पुलिस के हाथ कमोबेश खाली है।
पहले पॉलीग्राफ टेस्ट से उम्मीद जताई गई थी। सवालों के दौरान उसके शरीर की हर हलचल पर नजर रखी गई। नतीजा कमोबेश सिफर रहा। इसके बाद कहा गया कि नार्को में ये शातिर सब कुछ उगल देगा, लेकिन अब तक नार्को को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसे देखते हुए भी साफ लग रहा है कि मामला उतना सीधा सपाट नहीं है। नार्को के बाद उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस कोई भी ऐसी बड़ी बरामदगी नहीं कर पाई जिससे मामले को अहम लीड मिले। कुल मिलाकर शतरंज का शौकीन ये शातिर श्रद्धा के कत्ल से पहले ही ऐसी चालें चल चुका है जिससे पुलिस अब सबूतों के लिए भटक रही है। शातिर आफ्ताब ने पहली चाल ये चली कि कत्ल के बाद ये सारे सबूत मिटा दिए। एक के बाद एक उसने हर वो कड़ी मिटा कर रख दी जो उस पर शिकंजा कस सकती थी। दिल्ली पुलिस को अब तक जिस हथियार से कत्ल किया गया वो नहीं मिला है। आफ्ताब ने सटीक जानकारी नहीं दी कि आलाए कत्ल उसने कहां छुपाया। श्रद्धा के मोबाइल से भी पुलिस काफी सबूत जुटा सकती थी, लेकिन अब तक ये नहीं मिला है। माना जा रहा है कि आफ्ताब ने ये मोबाइल मुंबई के समंदर में फेंक दिया। अगर ये सही है तो पुलिस कभी भी ये मोबाइल बरामद नहीं कर पाएगी और कई सबूत जुटाने का मौका खो बैठेगी। कत्ल के वक्त पहने कपड़े भी आफ्ताब एमसीडी के कूड़ा ढोने वाले ट्रक में फेंक कर मिटा चुका है। इसके अलावा अब तक श्रद्धा का सिर भी बरामद नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सारे अहम सबूत आफ्ताब पहले ही मिटा चुका है और नार्को और पॉलीग्राफ के बाद भी पुलिस कुछ भी ठोस बरामद नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है कि अभी तक उसे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आफ्ताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का कत्ल किया था। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इससे जुड़े सबूतों की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ अभी तक पुलिस को इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल साजिश के तहत किया था, यानी 18 मई से पहले ही उसने श्रद्धा के कत्ल की साजिश रच ली थी। आफ्ताब के मामले में ये देखकर पुलिस भी हैरत में थी कि वो हर जांच, हर टेस्ट के लिए बेहिचक तैयार था, ये जानते हुए भी कि ये टेस्ट उससे कुछ उगलवा सकते हैं। अगर वो नार्को के लिए इनकार करता तो पुलिस का शक उस पर गहरा जाता। जज ने आफ्ताब से कहा भी था कि वो चाहे तो नार्को के लिए इनकार कर सकता है, लेकिन आफ्ताब ने कहा कि वो नार्को का सामना करने के लिए तैयार है। इस चाल से भी पुलिस का हौसला कहीं ना कहीं डगमगाया, क्योंकि आफ्ताब जानता था कि नार्को में उसकी जुबान से चाहे जो सच निकले, लेकिन कोर्ट में उसकी अहमियत कम है। अगर कोई भी एक्यूज्ड पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के थ्रू कुछ भी जवाब देता है तो उसको कन्फेशन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जो भी मटेरियल एविडेंसेस होंगे उसको एज एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, वो कहता है कि मैंने फलाना वेपन यूज किया और फलाने वेपन को कहीं मैंने फेंका, तो अगर वो उस आधार पर अगर पुलिस जाती है, उस वेपन को रिकवर करती है, तो वो वेपन जो है एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, ना कि उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत ही स्लाइट इसमें डिफरेंस है, जो एज एविडेंस वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं एज ए मटेरियल एविडेंस की नहीं, और कन्फेशन तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा जो भी पॉलीग्राफ टेस्ट है नार्को टेस्ट के थ्रू। आफ्ताब इतना शातिर था कि उसे अच्छी तरह पता था कि जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत कत्ल वाली जगह यानी इस फ्लैट से मिलेंगे, और यहीं पर उसने सबूतों का खात्मा करने में सबसे ज्यादा मेहनत की। उसने इंटरनेट और गूगल के जरिए हर वो तरीका तलाशा जिससे खून के धब्बे और दूसरे सबूतों को पूरी तरह मिटाया जा सके। यही वजह है कि पुलिस को इस फ्लैट से कुछ खास नहीं मिला। फर्श पर खून के हल्के धब्बे जुटाने के लिए भी पुलिस को आधुनिकतम तकनीकों का सहारा लेना पड़ा। श्रद्धा के पिता और भाई के लिए गए डीएनए सैंपलों से अब इन धब्बों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक आफ्ताब से 2 दौर में 10 दिन तक पूछताछ की है, लेकिन पुलिस खाली हाथ दिख रही है। तो इसकी बड़ी वजह आफ्ताब का शातिर दिमाग है। दिल्ली पुलिस के दर्जनों तेज तर्रार अफसर रात दिन सबूतों की तलाश कर रहे हैं और शातिर आफ्ताब तिहाड़ में शतरंज में खोया है। नई नई चालें चल रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इधर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहां आदिवासियों के नायक टंटिया मामा की शहादत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि अंग्रेजों से लोहा लिया था इन्होंने और आज ही के दिन उन्हें फांसी दी गई थी।
और इसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, क्योंकि चुनाव भी हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं है, लिहाजा सरकार आदिवासियों का समर्थन पाने के लिए भी पुरजोर कोशिशें कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तो आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से इन्हें जाना जाता है। आदिवासी क्रांतिकारी में बड़ा कदम इनका, टंटिया मामा, और आज गौरवान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। माननीय मंगू भाई पटेल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने श्रद्धा सुमन, तो ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं नमन करते हुए, भील के चरणों में, और अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज के दिन ही उन्हें फांसी दी गई थी, लिहाजा आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री थे वो यहां पहुंचे, नमन किया, पुष्प चढ़ाया। लेफ्ट तरफ उल्टी तरफ हाथ पर वो पट्टिका का अनावरण। इंदौर में क्रांतिकारी टंटिया मामा को श्रद्धांजलि देते हुए शिवराज सिंह चौहान। ऑफिशियल्स यहाँ व्यवस्था में है वो ध्यान दें। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इस बार दिलचस्प होंगे। चारों तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं और ऐसे में मेहमान भाई बहनों को आदिवासी वोटरों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। चौराहे की पट्टिका का अनावरण, जोरदार तालियों से इस पट्टिका का स्वागत। कल से हम सब इस चौराहे को जानेंगे। टंटिया भील चौराहा इंदौर के नाम से यह चौराहा अब जाना जाएगा। तो लीजिए, इस चौराहे को मिली आज से टंटिया भील चौराहा इंदौर। आज से हम ये कहेंगे कि अब हमारा ये चौराहा है टंटिया भील चौराहा इंदौर। आदरणीय बहनों भाइयों, मैं माननीय चौराहे के बाद अनुरोध करूंगी कि कृपया माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया मंच पर आकर स्वागत भाषण और अपना उद्बोधन दे, आयोजन की जानकारी दे। ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो थोड़ी सी देर म्यूट करिए जरा। माननीय दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से अब तक दिल्ली के दंगल में बहुत कुछ हो चुका, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कईयों के वोट कटे हैं तो किसी ने धांधली का आरोप मढ़ा है। सुबह से क्या कुछ खास रहा, दिखाते इस रिपोर्ट में। नेताओं की बयानबाजी और दावों के दौर को पार करते हुए दिल्ली का दंगल अब जनता के पाले में पहुंच गया है। आज दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में मतदान जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो दिल्ली की जनता में उत्साह दिखा। लोग लाइनों में लग गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मानो वोटर्स की रफ्तार कम हो गई। इन सबके बीच कुछ ऐसे वोटर्स भी दिखे जिनकी उम्र तो 80 के पार थी, लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का उत्साह जबरदस्त था। यही सोच के आया अपना सुख शांति के लिए, और क्या। मतलब हमारे लिए तो भाई सुख शांति है, पानी की, बिजली की, सीवर की, सड़क की, सगली प्रॉब्लम पूरी कर रखी है, समझे नहीं? तो हम तो देंगे ही देंगे वोट। मतदान वाले दिन एक बात बहुत कॉमन होती है, वो है वोटिंग से पहले नेता का पूजा पाठ। प्रत्याशियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को देखकर ऐसा लगता है मतदान वाले दिन इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई आस्थावान नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी सुबह सुबह वोट डालने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले पूजा करने के लिए मंदिर गए और फिर पोलिंग बूथ पर। अनिल चौधरी दिल्ली के दल्लूपुरा पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए थे, लेकिन जब पोलिंग बूथ के अंदर गए तो मतदान कर्मी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया।
क्योंकि अनिल चौधरी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। अनिल चौधरी वोट नहीं डाल पाए। इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनका नाम डिलीट लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो उसका समाधान निकालेंगे। वोटर लिस्ट में नाम कटने का मामला सिर्फ अनिल चौधरी तक सीमित नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि यमुना विहार इलाके में करीब 500 लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तिवारी ने यह भी दावा किया कि जिनके वोट कटे हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। आप यहाँ देखो, लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग भले ही अभी जारी है, लेकिन बीजेपी और आप के समर्थक अभी से जश्न की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के ग्राउंड जीरो वाले नेताओं ने दावा कर दिया कि रिजल्ट तो शाम को ही तय हो जाएगा। चुनाव आयोग तो सिर्फ औपचारिक ऐलान करेगा। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का रुझान लग रहा है, बीजेपी के मुकेश जी को किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? कमल खिलना है, कमल खिलेगा, चाहे 7 तारीख को देख लेना, चाहे शाम को देख लेना। और जहां तक भैया ने बतला केमिकल, इनके पास में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है कि भाई जो है पराली फूंक दी थी यहाँ पर, जो है पराली खत्म कर दी थी केजरीवाल ने, और पंजाब में क्यों नहीं खत्म कर देते? यमुना की झांक पे क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा ये चुनाव एमसीडी का है। इनसे पूछिए कितने एमसीडी सामने ही है सर, आप ही सवाल कीजिए ना। हम आपस में नहीं। मतदान से पहले भी और मतदान के दौरान भी नेताओं के दावे और वादों का दौर है कि खत्म नहीं होता। इन दावों और कयासों पर अंतिम लगाम 7 दिसंबर को लगेगी, जब चुनाव आयोग परिणाम जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।